एक दुनिया जो हर सेकंड बढ़ रही है। इंडिया में लगभग 16.27% का बर्थ रेट और वर्ल्ड में लगभग 8 बिलियन से भी ज्यादा लोग। शहरों की भूख, बढ़ती हुई भीड़ और डेली कम पड़ते हुए नेचुरल रिसोर्सेस। आपको क्या लगता है कि ये विकास है या आने वाले तबाही के संकेत? ओवर पॉपुलेशन सिर्फ एक संख्या नहीं, एक हार्श रियलिटी है जो हर दिन दुनिया को बदल रही है। तो आखिर ये समस्या है या एक नया समाधान? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जब रिसोर्सेज को सस्टेन करने वाले लोग रिसोर्सेज से ज़्यादा हो जाएं, यानी रिसोर्स कम पड़ने लगे, तो उसे ही ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। यानी ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा खाना चाहिए होगा, ज़्यादा पानी चाहिए होगा और एनर्जी कंजप्शन भी ज़्यादा ही होगा। लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही रहेंगे। 1950 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 2.5 बिलियन थी और आज हम 8 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। और ऐसा मानना है कि 2050 तक आते आते हम 10 बिलियन क्रॉस कर चुके होंगे। अब इतनी तेजी से पॉपुलेशन का बढ़ना ठीक है या नहीं, इसकी बात तो हम आगे कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ओवर पॉपुलेशन आखिर होती क्यों है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि डेथ रेट अब काफी कम हो चुका है। 1950 में ग्लोबल डेथ रेट था 22 डेथ पर पीपल और साल 50 में यही डेथ रेट घटकर 6.7 डेथ पर पीपल बचा है। यानी 1950 में अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे तो 22 बच्चे मर जाते थे, बाकियों को हम बचा लेते थे। और आज अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 6 या 7 बच्चे ही मर पाते हैं मुश्किल से, बाकियों को हम बचा लेते हैं। इंसान अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ नए इन्वेंशंस, नई खोजें करता ही रहता है, जो कि बिल्कुल ठीक भी है, करना भी चाहिए। और यही रीजन है कि वो 6 से 7 बच्चे ही मरने देता है, सिर्फ बाकियों को वो बचा लेता है। और वो सिर्फ यही नहीं रुकने वाला है, कुछ दिनों बाद ऐसा भी समय आएगा जबकि 1000 के 1000 बचाए जा सकते हैं और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमारी डेथ पर पकड़ मजबूत होती जा रही है, लेकिन दूसरी ओर बर्थ रेट, उसका क्या करेंगे? 2023 में इंडिया में बर्थ रेट लगभग 16 बर्थ पर पीपल है, जो कि डेथ रेट से बहुत ज्यादा है। ये डिफरेंस इतना बड़ा है कि पॉपुलेशन बढ़ना तो लाजमी है, लेकिन यहीं पर एक बात और गौर करने वाली है कि फर्टिलिटी रेट 1.96 से 2.03 ही है। यानी इसको आप ऐसे समझो कि ऐसा माना जाता है कि जिस देश में फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम होगा वहाँ की पॉपुलेशन घटेगी, और जिस देश में फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज्यादा होगा वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी, यानी ज्यादा होगी। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे रिपोर्ट से ज्यादा ग्राउंड रियलिटी पर भरोसा है। और ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि पॉपुलेशन कहीं से भी कम होती दिखाई नहीं पड़ रही है। फर्क तभी पड़ सकता है जब हम अपनी पकड़ बर्थ रेट पर भी मजबूत कर सकें और उसे भी कंट्रोल कर सकें, नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन जहाँ बात बर्थ पर आती है वहाँ कुछ रूढ़िवादी लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि बच्चे तो भगवान की देन है, उसे हम भला कैसे रोक सकते हैं। अब अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसमें भगवान की ही इच्छा है, तो अगर बच्चे मर जाएं तो उसमें भी भगवान की ही इच्छा होनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो हमें बच्चों को बचाने के सारे प्रयास बंद कर देने चाहिए। फिर कोई भी मरे, कोई भी पैदा हो, भला हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वहाँ हम ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि प्रयास पूरा तो यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकें। और बिल्कुल ठीक भी है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन दिक्कत वहाँ शुरू होती है जहाँ हम सिर्फ एक को कंट्रोल करते हैं, और ज़्यादातर ये सारी चीज़ें अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है, और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन अब हमें समझना होगा कि बात किसी भी धर्म से या किसी भी कम्युनिटी से ऊपर उठ चुकी है, बात अब इंसानियत की है। और अर्बन एरियाज में आज भी जहाँ शिक्षा की कमी है थोड़ी, वहाँ ये मानना है कि फैमिली में जितने ज़्यादा लोग होंगे फैमिली की इकोनॉमी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता इसका बिल्कुल उल्टा है। आप खुद ही सोचो कि जो पैसा 4 बच्चों की शिक्षा पे लग रहा है, वो अगर एक बच्चे की शिक्षा पे लगेगा तो उसकी शिक्षा का लेवल अलग होगा। जो पैसा 4 बच्चों के पालन पोषण में लग रहा है, वो अगर सिर्फ एक बच्चे के पालन पोषण पे लगेगा तो उसका पालन पोषण बिल्कुल अलग लेवल का होगा। लेकिन उनका इन पर ध्यान जाता ही नहीं। ऐसा भी है कि अगर एक गरीब सिर्फ एक बच्चा पैदा करे तो वो खुद को रिप्लेस करता है, वहीं अगर दूसरा गरीब 4 बच्चे पैदा करता है तो वो अपने पीछे 4 और गरीब छोड़कर जा रहा है। वो एक बच्चा हो सकता है फ्यूचर में गरीबी खत्म भी कर सके, इसकी संभावना है, लेकिन वो 4 बच्चे, उनके लिए रिसोर्सेज इतने कम पड़ जाएंगे कि उनके लिए गरीबी खत्म करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए ऐसा होता है कि जो सोसाइटी जितनी समृद्ध होती है वहाँ पॉपुलेशन उतनी ही कम होती है। लेकिन इस पॉइंट पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बात कर लेना भी ज़रूरी है। बेसिकली ये ट्रांजिशन नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में 70s में शुरू हुआ था। इस मॉडल का यूज़ पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रेडिक्ट करने में होता है, और ये मॉडल हमेशा एकदम एक्यूरेट हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जान लेना, समझ लेना ज़रूरी है। तो समझ लेते हैं इसके बारे में। इस ट्रांजिशन में 5 स्टेजेस आती हैं। स्टेज फर्स्ट, हाई मोर्टेलिटी एंड हाई बर्थ रेट्स। इस स्टेज में वही टाइम आता है जब मेडिकल साइंस इतनी इम्प्रूव नहीं थी
उस समय डेथ रेट भी हाई था और बर्थ रेट भी हाई था। उस समय अगर 10 बच्चे पैदा होते थे तो हो सकता है 2 या 3 ही बच पाएं, इसलिए हमें बिल्कुल ना के बराबर पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली। फिर आती है स्टेज 2, मोर्टालिटी फॉल्स बट बर्थ रेट्स आर स्टिल हाई। इस स्टेज में मेडिकल साइंस में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुई और हमने डेथ रेट को कम कर लिया, लेकिन फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट वो तो हाई ही रहा, जिसके चलते हमें अचानक से पॉपुलेशन में बूम देखने को मिला और वर्ल्ड की पॉपुलेशन अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगी। यही वो टाइम है जब थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। और गौर करने वाली बात यह है कि भारत की आबादी में सबसे बड़ा इजाफा यानी कि लगभग 32.2 करोड़ लोग वो इसी टाइम पे यानी कि 1950 से लेकर 1980 के बीच में ही पैदा हुए। इसी टाइम पीरियड के थोड़ा पहले यानी कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। और गौर करने वाली बात यह है कि जब जब वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके बाद 5 साल के अंदर हमें पॉपुलेशन में अचानक से ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद आती है स्टेज 3, मोर्टालिटी इज लो एंड बर्थ रेट्स बिगिन टू फॉल। ये टाइम पीरियड है अभी का जो हम लोग फेस कर रहे हैं, यानी डेथ रेट तो कम हो चुका है और बर्थ रेट भी गिरना शुरू हो चुका है। जो बर्थ रेट 1949 में 36 बर्थ पर 1000 पीपल हुआ करता था, वो अब घटकर 2023 में 16.15 बर्थ पर 1000 पीपल बचा है, यानी कि इस स्टेज में पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी। फिर आती है स्टेज 4, मोर्टालिटी एंड बर्थ रेट्स आर लो। इस स्टेज से ये ट्रांजिशन प्रेडिक्शन पर चलता है, यानी कि ये स्टेज अभी आई नहीं है, ये आने वाली है। इस स्टेज में ये अनुमान लगाया जाता है कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों कम होने की वजह से पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी और फिर एक पॉइंट पर जाकर स्टेबल हो जाएगी, जैसा कि स्टेज फर्स्ट में हुआ था जब डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई थे। इसके बाद आती है लास्ट स्टेज यानी स्टेज 5, द फ्यूचर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट इज हैपनिंग टू फर्टिलिटी रेट्स। इस स्टेज तक आते आते डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों लो हो जाएंगे और पॉपुलेशन का बढ़ना या ना बढ़ना ये पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगा फर्टिलिटी रेट्स पर। अगर फर्टिलिटी रेट बढ़ता है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर फर्टिलिटी रेट घटता है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। बट एट द एंड ये सिर्फ एक अनुमान है, सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिल्कुल ही एक्यूरेट हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है इसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग स्टेज 4 और स्टेज 5 आनी अभी भी बाकी है, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बैठकर पॉपुलेशन के अपने आप कम होने का इंतजार करें, और इसके चांसेस भी बहुत ही कम है कि ऐसा हो ही। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन साल 1950 से 1980 के बीच में बहुत तेज़ी से बढ़ी। ये वही टाइम है जब इंडिया की पॉपुलेशन में लगभग 32.2 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ, और ये इजाफा कोई नेचुरल नहीं था कि अपने आप हो गया। इसके पीछे ग्रीन रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि इंडिया के अंदर 1960s में देखने को मिला। अब ग्रीन रिवोल्यूशन को एक पॉजिटिव रिवोल्यूशन के तौर पर देखा जाता है और देखा भी जाना चाहिए, लेकिन हमारी आदत है कि हम अक्सर पास का फायदा देखने के चक्कर में दूर के नुकसान को नज़रअंदाज कर देते हैं। और इस रिवोल्यूशन का भारत में होना बहुत ज़रूरी हो गया था उस समय, उसका कारण है। खैर, इससे पहले हम आगे बढ़ें, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं। उसका कारण ये है कि हमें 1947 में आज़ादी मिलने के बाद लगातार 2 युद्ध झेलने पड़े। पहला 1962 में चाइना से और दूसरा 1965 में पाकिस्तान से। इसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ा और इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से गिरने लगी। इसके साथ ही साथ इंडिया में खाने की कमी पड़ गई और कई प्रदेशों में अकाल भी देखने को मिला। उसी समय अमेरिका से फूड फॉर पीस प्रोग्राम यानी PL 480 के तहत गेहूं इंपोर्ट किए जाते हैं, और भारत में MS स्वामीनाथन ही वो शख्स थे जिन्होंने इसे लागू किया। इस रेवोल्यूशन के तहत मैक्सिकन गेहूं और IR-8 राइस को बोना शुरू किया जाता है, क्योंकि ये फसल ज़्यादा देते थे, और DAP, यूरिया, पोटाश इन सब का यूज़ बढ़ा दिया जाता है ताकि फूड प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और इसके फ़ायदे भी हुए। इंडिया में फूड प्रोडक्शन बढ़ा, भुखमरी में गिरावट आई, किसानों की इनकम बढ़ी और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ देखने को मिली। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी आदत है कि हम पास का फ़ायदा देखने के चक्कर में अक्सर दूर के नुकसान को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इस ग्रीन रिवोल्यूशन के काफ़ी नुकसान भी हुए, जैसे कि अधिक समय तक DAP, सल्फर, पोटास ये सब यूज़ करने की वजह से ज़मीन ज़्यादा समय तक उपजाऊ नहीं रह सकती, वो अपनी उर्वरता खोती चली जाएगी हर फसल के साथ साथ। मान लो आपने एक फसल में DAP या सल्फर या पोटास का यूज़ किया, तो आपको नेक्स्ट फसल में सेम प्रोडक्शन पाने के लिए उससे दुगनी मात्रा का यूज़ करना पड़ेगा, और ये चेन फिर बढ़ती ही चली जाएगी। फिर ये चेन बढ़ने के साथ ही साथ वाटर लेवल और कम होता चला जाएगा, जिसके चलते हमें वाटर क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है। यह रिवोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकता था, लेकिन उस समय भी हमने इस पर गौर नहीं किया, उस समय भी हमने इसकी जड़ नहीं पकड़ी, और जड़ यही थी कि पॉपुलेशन कम की जाए। अब जाहिर सी बात है कि लोग ज़्यादा होंगे तो रिसोर्सेज की ज़रूरत भी बढ़ेगी, और इसे कंट्रोल करने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो रिसोर्सेज बढ़ाओ या तो पॉपुलेशन घटाओ। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाना है, आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, लेकिन किस कीमत पर? न जाने कितने जंगल काट रहे हैं, न जाने कितनी हत्याएं कर रहे हैं, तब जाकर कहीं हम रिसोर्सेज को पूरा कर पा रहे हैं।
लेकिन जल्द ही ये भी कम पड़ेंगे क्योंकि पॉपुलेशन तो थमने वाली है नहीं। तब हो सकता है हमें ग्रीन रिवोल्यूशन की ही तरह एक और रिवोल्यूशन की ज़रूरत पड़े, और हो सकता है तब हम कुछ ऐसा इन्वेंट करें कि एक कैप्सूल खाने मात्र से हमारी भूख खत्म की जा सके। तब हमें शायद इतने सारे अनाज की आवश्यकता ना हो, इतने सारे अनाज की ज़रूरत ना हो। लेकिन फिर जब और लोग बढ़ेंगे तब फिर बात वही की वही रहेगी कि हमें पॉपुलेशन कम करनी ही पड़ेगी। तब ये इन्वेंशन भी फीके पड़ने लगेंगे और सवाल वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए आज ही रुक जाना लाभदायक है, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं ये होना तो बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। एक साल में लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल खो देते हैं हम हर साल, और साल 2020 में 68% गिरावट देखने को मिली है हमें मैमल्स में। 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर क्लाइमेट चेंज को अभी बढ़ने से रोका नहीं गया तो लगभग 3 बिलियन लोग ऐसी जगह पर रह रहे होंगे जो इतनी गर्म होगी कि जहां सर्वाइव करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। खैर, इन हालातों को देखते हुए अगर हमें भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी अगर देखने को मिले तो शौक नहीं होना चाहिए। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। क्योंकि ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ये कल को रोजगार मांगेगी, तो इन्हें रोजगार कौन देगा? क्योंकि इन्हें करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। कल यही यूथ बड़े होकर जब रोजगार मांगेंगे और इन्हें रोजगार मिलेगा नहीं तो फिर यही प्रोटेस्ट करेंगे। तब जवाब कौन देगा? तब जिम्मेदार कौन होगा? खैर, अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और डीपली जाना है तो यहाँ इस वीडियो में हमने बात की है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। कई लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हम पॉपुलेशन कम करेंगे तो हमारे देश में लोग कम हो जाएंगे, जिससे देश को खतरा है। ऐसे लोगों की मानसिकता आज भी कबीले वाली ही है। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे देश में कितने लोग हैं, बल्कि बात एकदम उल्टी है, क्योंकि आज जितने ही कम लोग होंगे देश उतना ही मजबूत होगा। अगर जनसंख्या कम होने से प्रभाव पड़ता तो इजराइल को तो नक्शे से ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हालात ये हैं कि अकेले इजराइल ने पूरी अरब कंट्रीज के नाक में दम करके रखा हुआ है। इसलिए आज अगर एक बच्चा पैदा होता है तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए या भविष्य के लिए चिंतित होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की वजह से जितना कार्बन एमिशन होता है उतना और किसी भी चीज़ से नहीं होता। इसलिए आज सोचने वाली बात यह है कि क्या परिवार नियोजन को मैंडेटरी नहीं कर देना चाहिए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देते हैं। हम अबॉर्शन के खिलाफ हैं, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि अबॉर्शन ना होने की वजह से जो बच्चे पैदा होंगे क्या हम उन्हें सही एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे? क्या धरती तब तक इस काबिल बची रहेगी कि वो खुलकर सांस ले सकें? अगर आंसर नहीं है तो भला अबॉर्शन गलत कैसे है? इंदिरा गांधी की सरकार में साल 1970 में जबरन नसबंदी करवाई गई, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल रही नहीं। होगी भी कैसे भला? इंदिरा गांधी को भी शायद तुरंत रिजल्ट चाहिए था, और ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि तुरंत सॉल्व की जा सके, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन हमें कुछ तो सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। वो कदम क्या होंगे एग्जैक्टली इसका आइडिया अभी मुझे भी नहीं, लेकिन इस पर सोचने की ज़रूरत तो ज़रूर है। ऐसी होप मुझे भी है कि शायद हमारे साइंटिस्ट या एक्सपर्ट फ्यूचर में इसका सोल्यूशन निकाल सकें। ओवर पॉपुलेशन क्यों हो रही है, इसके कॉजेस क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं, इन सारे पहलुओं पर बात कर लिए हैं हमने। और ऑनेस्टली बताऊँ तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में एग्जैक्टली मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको कोई आइडिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस यही थी वो सारी बातें जो आपसे शेयर करनी थी, आपसे डिस्कस करनी थी। और अगर आपको वाकई ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर करो सबके साथ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर सबको सोचने की ज़रूरत है। लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।